आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में जनरली सभी ने पढ़ा हुआ होता है, बस थोड़ा बहुत देखना है और अच्छे से डिटेल में इसको समझना है कि इम्यूनिटी एक्चुअली है क्या। तो इम्यूनिटी का सिंपल सा मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है अपनी खुद की बॉडी की दूसरे पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन पावर। यानी कि हमारी बॉडी कोई भी पैथोजन, क्योंकि दिन भर में कई सारे बैक्टीरिया वायरस अपने कांटेक्ट में आते रहते हैं, लेकिन जैसे हम आयुर्वेद का जो इसका व्याधि शमत्व है वो डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको वहाँ भी बताया था। तो उसी से कोरिलेट करके समझिएगा इसे। तो इम्यूनिटी जो है, जैसे कि दिन भर में कई सारे बैक्टीरिया वायरस अपने कांटेक्ट में आते रहते हैं, लेकिन हम हर तरह के बैक्टीरिया और वायरस की वजह से तो बीमार नहीं होते। हर तरह की बीमारी, यानी कि एक दिन में कई सारे बैक्टीरिया वायरस अपने कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो डेली तो हर कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता। पर्टिकुलर उसकी जब भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है या किसी पर्सन की बचपन से ही इम्यूनिटी वीक है, तब जाके उसको डिजीज होती है। तो ऐसा क्या है जो हमें इन बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट कर रहा है? यानी कि अपना खुद का इम्यून सिस्टम, अपने खुद की बॉडी की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी वजह से हमको हर तरह की बीमारी नहीं होती है। अ, कई सारी बीमारियाँ होती हैं, या तो बचपन से ही हमें इम्यूनिटी मिल चुकी है, हमने अडॉप्ट कर ली है, या फिर पैसिव या एक्टिव तरीके से हमारे अंदर इंसर्ट कराई गई है। कुल मिला के बात इतनी है, कोई स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया या वायरस है, उसके लिए अपनी बॉडी जो रिएक्ट करती है, जो रिस्पॉन्स करती है, उससे हमको बचाने के लिए, उससे होने वाली डिजीज़ से बचाने के लिए, वही क्या है? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है? अ कंडीशन ऑफ बीइंग एबल टू रेजिस्ट अ particular disease, especially through preventing development of pathogenic microorganism। यानी कि पैथोजन अगर एंटर भी कर गया है, तो उससे अपनी बॉडी हमें उससे उसके द्वारा जो डिजीज होने वाली है, उससे उसके लिए बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, उससे कैसे बचाएगी, वो सब होगा इम्यून सिस्टम के थ्रू। इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज इज नॉट इज ऑफ डिफरेंट टाइप। अब कौन कौन सी इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं मेनली, उनकी टाइप की बात करेंगे। एक होती है कॉन्जेनाइटल, इन्नेट या नॉन स्पेसिफिक। अब इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों बोला? क्योंकि जितने भी पर्सन हैं, आप हैं, मैं हूँ, या और कोई भी, ये हर किसी के अंदर प्रेजेंट है। और इसकी कोई स्पेसिफिक सिटी यूँ नहीं है, क्योंकि ये बचपन से ही बाय बर्थ, बाय बॉर्न ही ये सभी को मिली होती है, सबके पास ये प्रेजेंट होती है। इसलिए इसको बोल दिया ये नॉन स्पेसिफिक है। कॉन्जेनाइटल है, बचपन से ही मिल रही है, बाय बर्थ है, इसलिए कॉन्जेनाइटल बोल दिया। और इन्नेट है। और सेकंड होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड यानी कि हमने अडेप्ट किया है इसको। कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस एंटर किया बॉडी के अंदर, जिसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनी। और स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि हर कोई बैक्टीरिया, वायरस, हर तरह का जो भी कोई एंटीजन होगा, सबकी एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती हैं। ये जो है वो तो हर तरह के बैक्टीरिया वायरस को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो पर्टिकुलर, अगर किसी बैक्टीरिया के लिए है तो उसको ही किल करेगी, उसके साथ साथ दूसरे वायरस को किल नहीं करेगी। इसलिए ये स्पेसिफिक इसलिए भी होती है। और दूसरा स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि जब एंटर करेगा तभी बनेगी, ऐसे ही नहीं बनेगी, पहले से ही नहीं बनेगी, जब कंडीशन डेवलप होगी तभी ये बनेगी। तो सबसे पहले देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक या कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज द डिफेंस सिस्टम विद विच यू आर वर बोर्न। तो क्या है ये? अगर बाय बर्थ ही मिल रही है, ये जब से हम पैदा हुए हैं तब से सबके पास है, बाय बर्थ ही मिल रही है, इसीलिए क्या है ये नॉन स्पेसिफिक है। इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट ऑल एंटीजन। अब जैसे वही बोला, यहाँ पे स्पेसिफिक है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एंटीजन के लिए काम करेगी, और ये सभी तरह के एंटीजन से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब देखते हैं किन किन बैरियर से ये हमें प्रोटेक्ट करती है, या फिर बाय बर्थ हमें क्या क्या मिला है जो हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करता है, या फिर जो हमें बचाने का, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। अब ये जो बैरियर हैं, ये हमें बैक्टीरिया और वायरस से बचाते हैं। यानी कि ये इनका मेन फंक्शन क्या है? ये कैसे भी करके बॉडी के अंदर उनकी एंट्री को रोकते हैं, और अगर एंट्री हो भी गई है तो ये उनको किल करते हैं।
कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या-क्या आता है? 2 चीज़ें याद रखनी है, एक स्किन आती है और एक आती है म्यूकोज़ा या म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन। अब ये तो हर किसी के अंदर प्रेज़ेंट है, बाय बर्थ है, स्किन सबके अंदर बाय बर्थ होती है, म्यूकोज़ा है, सबके अंदर बाय बर्थ होती है। तो ये क्या है, ये एंट्री को रोकेंगे, एंट्री को प्रिवेंट करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को। मैकेनिकल एक्शन दैट रिमूव माइक्रोब्स, मैकेनिकल एक्शन दैट रिमूव माइक्रोब्स यानी कि या तो एंट्री को रोकेंगे या फिर अगर एंट्री हो गई है तो उसको वहीं से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो स्किन कैसे काम करती है? स्किन डज नॉट एंटर माइक्रोब्स इनटू बॉडी, क्योंकि स्किन के पोर्स जो होते हैं बहुत छोटे-छोटे होते हैं और उसकी तरफ से जैसे अगर स्किन पर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो वो एब्जॉर्ब होके अंदर नहीं जा सकता। तो स्किन है वो क्या कर रही है? बॉडी को कवर कर रही है, एक कवरिंग का काम कर रही है इनकी एंट्री को रोकने के लिए। दूसरा है म्यूकोज़ा, म्यूकोज़ल लाइनिंग कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में और जो वेजाइनल लाइनिंग होती हैं, इन सब में ये क्या है, ये जो म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन प्रेज़ेंट होगी, इस पर क्या होते हैं, सीलिया भी प्रेज़ेंट होंगे और क्या है, इसका काम क्या है, म्यूकोस का प्रोडक्शन करना। तो अगर म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन तक यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक, एलिमेंट्री कैनाल तक अगर बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज़्म पहुँच गया है, तो ये क्या करेंगे, म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो म्यूकस के साथ सीलियरी मूवमेंट से बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये सबके पास है, स्किन और म्यूकोज़ा। फिर सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि अगर पैथोजन एंटर कर गया, तो उसको बॉडी किस-किस तरीके से और किल कर सकती है। जैसे कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या कोई पैथोजन एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर राइज़ कर लेती है, यानी कि फ़ीवर बोल देते हैं, फ़ीवर आ गया। हल्का-सा कोल्ड होता है तो बॉडी अपने आप ही क्या है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। खाँसी हो रही है, फ़ीवर में तो बढ़ता ही है। जनरली जो भी बीमारियाँ हैं जिनसे क्या है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, उनमें क्या है बॉडी का टेम्परेचर अपने आप राइज़ हो जाता है। और वो टेम्परेचर जो राइज़ होता है उसमें क्या है, जो भी माइक्रोब्स बाहर से आया है, उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। अब इसमें यहाँ पे तो उनकी एंट्री को ही प्रिवेंट किया था। यहाँ पर एंट्री तो हो गई है, लेकिन उनको ग्रोथ नहीं करने देंगे, उनको आगे मल्टीप्लाई नहीं करने देगी बॉडी। तो जो फ़ीवर है या टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, उसकी वजह से क्या है, जो भी माइक्रोब्स है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और वो उसकी डेथ हो जाएगी हाई टेम्परेचर की वजह से। दूसरा है पीएच। अपनी स्टमक की पीएच एसिडिक होती है 1 टू 3। वेजाइनल पीएच भी क्या होती है, एसिडिक होती है और एसिडिक मीडियम में जो बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर सकते वो वहीं किल हो जाएंगे। तो एसिडिक पीएच प्रोहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, ये अब यहाँ पे एंट्री तो हो गई है, ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन को रोक रहे हैं, जिससे वो मल्टीप्लाई होके आगे डिजीज ना कर पाए। तो स्टमक की पीएच कितनी होती है, एचसीएल प्रेजेंट होता है, एसिडिक पीएच होती है, जिसकी वजह से भी जो पैथोजन है उसकी ग्रोथ को रोका जाता है। और वेजाइना के थ्रू अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो वेजाइना की पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। तभी तो अगर किसी भी वजह से अगर वेजाइनल पीएच में कोई डिफरेंस आता है तो बहुत सारी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। एसिडिक पीएच क्या करेगी, इसको प्रोहिबिट करती है, किसको, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। और सिक्रीशन कौन-कौन से, लैक्राइमल सिक्रीशन यानी कि जो टीयर्स होते हैं अपने और सलाइवा, इनके अंदर क्या है, कई एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को किल करते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, उनकी ग्रोथ को रोकता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें क्या है अपनी बॉडी ही कुछ ऐसा अपने अंदर चेंज करती है, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ा के या पीएच को लाके, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा सके। फिर अगला है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर यानी कि पैथोजन एंटर कर गया, डब्ल्यूबीसी सबके पास होती है। पैथोजन एंटर कर गया तो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होके उसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू किल कर देगी। ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन बॉडी, डब्ल्यूबीसी एनकल माइक्रोब्स बाई फैगोसाइटोसिस। अगर वो बॉडी के अंदर भी पहुंच गया तो क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट होती है। सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेज एक्टिवेट होंगी और इनको किल करेंगी। नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल में भी क्या है, लार्जर
ग्रैंडुलर लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज, ये भी क्या करती हैं, जो बड़ी-बड़ी ट्यूमर सेल होती हैं, उनको डैमेज करती हैं। अब डैमेज कैसे करती हैं? कोई भी सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में ये क्या करेंगी, कई सारे पोर्स बना देती हैं। कई सारी ये पोर्स जो नेचुरल किलर सेल हैं, इसमें पोर्स बना देती हैं, जिससे क्या होता है, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है और सेल के अंदर जब भी फ्लूइड भर जाएगा तो सेल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर होते ही जो बैक्टीरिया वायरस है वो किल हो जाते हैं। तो नेचुरल किलर सेल क्या करती है, ट्यूमर सेल को पोर्स फॉर्मेशन करके डैमेज करती है। जो भी बड़े-बड़े ट्यूमर्स होते हैं उनको डैमेज करने का काम कौन करती है, नेचुरल किलर सेल। फिर ये तो रही बात किसकी, इन्नेट इम्यूनिटी की, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, जो कि 4 टाइप से है। फिजिकल बैरियर, एक और होता है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है। उसमें क्या होता है, मान लो कि अगर कोई वायरस या वायरस एंटर कर चुका है बॉडी के अंदर, तो क्या है, जो सेल वायरस की वजह से अफेक्ट हो चुकी है, वो क्या करती है, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती है। और वो इंटरफेरॉन किस सेल से प्रोड्यूस हुए हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस हुए हैं। वो क्या करते हैं, जो उसके आसपास वाली सेल है उसको मैसेज देते हैं कि आपके पास भी ये वायरस आ सकता है, आपको भी ये किल कर सकता है। तो वहाँ पर क्या है, जिससे जो इंटरफेरॉन होता है उस जगह पर जाके क्या है, कई सारी मैक्रोफेज और वो न्यूट्रोफिल पूरी डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। तो एक बैरियर और होता है साइटोकाइनिन बैरियर, आप लोग लिख लेना। उसके बाद है नेक्स्ट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर ली, अब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप की, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब अपनी बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडी डेवलप हो रही हैं, चाहे वो चाहे वो क्या है, जैसे कि पैथोजन कोई एंटर किया, पैथोजन के एंटर करते ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के तहत क्या करा, एंटीबॉडी बनाई, ठीक है, वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। या फिर हम क्या करते हैं, जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन में क्या किया कि जो भी कोई व्यक्ति जो पैथोजन है उसकी डिजीज प्रोड्यूस करने की पावर को किल करके, यानी कि उसको एकदम क्या है, पैथोजन को एकदम किल करके, ऐसा किल करना है कि वो डिजीज तो प्रोड्यूस नहीं कर सके लेकिन उसके लिए अपनी बॉडी है एंटीबॉडी बना सके, जिससे क्या होगा, जो एंटीबॉडी है वो प्रिजर्व हो जाएंगी और जब भी नेक्स्ट टाइम वो पैथोजन की एंटीबॉडी में होगी तो फटाफट से वो एंटीबॉडी एक्टिवेट होके और उसको किल कर देंगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी में आपको अभी तो इतना ही याद रखना है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है, एंटीबॉडी खुद की बॉडी बनाएगी। जो एंटीबॉडी बनेंगी वो अपनी ही बॉडी में प्रोड्यूस होंगी, बाहर से एंटीबॉडी नहीं ले रहे। बाहर से तो पैथोजन आ रहा है, उसके लिए जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, जो एंटीबॉडी बना रही है, वो है एक्टिव इम्यूनिटी। देखते हैं क्या है इसके अंदर। इट इज़ द इम्यूनिटी विच एन इंडिविजुअल डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शियस मटेरियल आया, कोई भी पैथोजन आया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसके लिए जो बॉडी खुद इम्यूनिटी डेवलप करती है वो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। और बाई स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन जैसे बचपन में सभी को लगता है, बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाती है। इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल आप लोग पढ़ोगे आगे जाके 3rd ईयर में, उसमें क्या होता है, बीसीजी की वैक्सीन लगती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये इसमें क्या है, जो बैक्टीरिया दे रहे हैं, जो वायरस दे रहे हैं, वो किस कंडीशन में देते हैं, उनको किल करके देते हैं। उनको किल करके देने की वजह से उनके लिए जो एंटीबॉडी होती है वो खुद की बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो ये 2 तरीके से हो सकती है। एक तो ये है कि पैथोजन डायरेक्ट एंट्री किया, उस पैथोजन के लिए बॉडी में ही बनी। एक ये है कि हमने बाहर से जानबूझ के पैथोजन को एंटर कराया, फिर उसके लिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनवाई। 2 तरीके से हो सकती है, लेकिन दोनों में बात एक ही कॉमन है कि एंटीबॉडी बॉडी के अंदर ही बन रही हैं। एंटीबॉडी शरीर में ही बन रही हैं, बाहर से एंटीबॉडी नहीं दे रहे। बाहर से तो हम पैथोजन यहाँ तो खुद एंटर करेगा और यहाँ हम एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन एंड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज और सेल हैविंग अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, क्योंकि हर इसमें क्या बताया था, स्पेसिफिक है,
तो हर किसी के लिए अलग-अलग होगी। ऐसा नहीं है जो पोलियो वायरस के लिए जो एंटीबॉडी बनी है, वो किसी बैक्टीरिया को भी किल कर दे, ऐसा नहीं करेगी। जो पोलियो के वायरस की जो एंटीबॉडी है, वो उसी वायरस को किल करेगी, वो दूसरे को किल नहीं करेगी। कंसर्न विद अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज। अब 2 तरीके की होती हैं ये, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या है, इट डेवलप ड्यू टू नेचुरल इन्फेक्शन। बाहर से कोई आया वायरस बैक्टीरिया एंटर कर गया, उसने खुद ने जाके उसके एंटर होते ही अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसके लिए इम्यून सिस्टम ने खुद ने एंटीबॉडी बनाई, वो हो गया नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल, हमने वैक्सीनेशन के थ्रू पैथोजन को किल करके एंटर करवाया और उसके लिए, अब देखो यहाँ पर हम जब वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनको बीसीजी का वैक्सीन लगता है या फिर उनको जो है डीपीटी का वैक्सीन लगता है, कई सारे वैक्सीन लगते हैं जब बर्थ से लेके और 1 डेढ़ साल होने तक या कई बार 5 साल तक कई सारे वैक्सीन लगते हैं। तो उसमें होता क्या है, उससे जैसे कि मान लो हमने दिया वीसीजी का वैक्सीन, वीसीजी का वैक्सीन दिया, ठीक है? वीसीजी का वैक्सीन जब भी हम देते हैं, तो उस बच्चे को ये थोड़ी होता है कि उसको ये बैक्टीरिया जाके पर्टिकुलर जो डिज़ीज़ करने वाला था, वो डिज़ीज़ कॉज़ करेगा। नहीं, ये बस माइन्यूट इफ़ेक्ट करता है। अब इसको हमने एकदम मार के एंटर नहीं कराया, अधमरा कंडीशन में हम बैक्टीरिया को या वायरस को एंटर कराते हैं बॉडी के अंदर, जिससे उसके लिए अपना जो इम्यून सिस्टम है, वो रिस्पॉन्ड करे। तो होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को क्या है, हल्का-सा फ़ीवर आता है। देखो, वापस से वो जो इन्नेट इम्यूनिटी है, वो भी काम करती है यहाँ पर। बाहर से कोई पैथोजन एंटर किया, तो बच्चों को क्या है, बॉडी एक होता है, फ़ीवर आता है, हाई फ़ीवर। बच्चे लगातार कंटिन्यू रोते रहते हैं क्योंकि बोल तो पाते नहीं है, तो उनको फ़ीवर आता है, पेन होता है। तो बस क्या है, जिस जगह वैक्सीन लगी है और आपने देखा होगा सबके पास होता है यहाँ पर लेफ्ट अपर आर्म में। बीसीजी का जो वैक्सीन का जो सबको जो टीका लगा होता है, उसकी वजह से जो वहाँ का जो बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, वहाँ पर इफ़ेक्ट दर्शाता है। स्किन पर क्या है, उसकी वजह से लीजन भी बनता है। तो छोटा-सा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, बहुत बड़ी डिज़ीज़ कॉज़ नहीं होती है, जो हम वैक्सीनेशन के थ्रू पैथोजन को एंटर करवाते हैं, उससे। अब यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी में ये है कि बाहर से ही हम बनी बनाई एंटीबॉडी ले रहे हैं, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आई हो, चाहे वो हमने बाहर से इंजेक्ट कराई हो, लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर हमें बनी बनाई मिल रही है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडी बनानी नहीं पड़ रही, लेकिन एंटीबॉडी जब आ गई है तो वो इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करेगी बॉडी को। तो क्या है, व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन बॉडी यानी कि बाहर हमने किसी और के अंदर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करा के उसके अंदर से निकाल के फिर ट्रांसफर किया। व्हेन एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन बॉडी, चाहे वो ह्यूमन की में प्रोड्यूस कराई हो, चाहे वो एनिमल की में, उनको ट्रांसफर किया जाता है पर्टिकुलर किसी डिजीज से बचने के लिए। तब वो क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि हमने बाहर किसी, जैसे हॉर्स के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा ली या किसी और ह्यूमन के अंदर से बनी बनाई एंटी सीरम निकाल के लेते हैं, तो वो जो उसका सीरम है उसके अंदर ही क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो वो अगर निकाल के हम किसी दूसरी बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्या काम करती है, वो पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। ये भी 2 टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा, नेचुरल हमें कैसे मिल रही है, नेचुरल यानी कि सबको मिली है, किससे, मदर से, मदर के कोलेस्ट्रॉम से और मदर प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा और कोलेस्ट्रॉम, आईजीजी और आईजीए दोनों एंटीबॉडी सभी को मिली होती है। नेचुरल बाय ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी अक्रॉस प्लेसेंटा ऑफ ह्यूमन मिल्क, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क। जब भी इनिशिएशन होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, उस टाइम कोलेस्ट्रॉल के थ्रू भी क्या है, एंटीबॉडी मिलती है। फिर है कौन सी, क्या मिलती है, आगे आने वाली है, देखते हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में क्या है, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल टेक्निक। बाहर से किसी और के अंदर प्रिपेयर करवाई, किसी और बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है, उसकी बॉडी से एंटीबॉडी को निकाल के किसी दूसरी बॉडी में इंजेक्ट करा दिया। जैसे क्या है, एंटी सीरम। आप लोगों ने देखा होगा टिटनेस का, कहीं कट लग जाता है तो हर किसी को टिटनेस का वैक्सीन लगा, टिटनेस का जो है
टिटनेस का क्या है, वैक्सीन लगाया जाता है। तो उसमें क्या है, जो एंटीबॉडी प्रेज़ेंट होती हैं, जिसकी वजह से क्या है, टिटनेस नहीं हो सकता। तो ये होता है आर्टिफ़िशियल वे उनको एंटर कराने का। अब बात करते हैं 2 तरह की सेल होती हैं जो क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करती हैं। कौन-कौन सी? टी सेल और बी सेल। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये दोनों क्या करेंगी, ये सारा काम इम्यून सिस्टम के लिए यही करती हैं। यानी कि बाहर से जब पैथोजन एंटर कर रहा है, तब यही सेल क्या करेंगी, इम्यून सिस्टम को, या एक तरह से बोल लो कि सारा इम्यून सिस्टम इन्हीं पर डिपेंड है। यही सेल सारा काम करेंगी, एंटीबॉडी को बनाने के लिए मैसेज देंगी, या एंटीबॉडी खुद बना रही है, सारा काम यही करेंगी। अब देखते हैं टी सेल का काम क्या है। तो टी सेल जो है, टी सेल यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। टी सेल क्या है, प्रोड्यूस कहाँ होती है, प्रोड्यूस तो होती है बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस में, इसीलिए इनका नाम दे दिया जाता है टी सेल। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, इसमें लिखा है लिम्फोसाइट फॉर्म इन थाइमस, थाइमस में ये फॉर्म नहीं होती है, थाइमस में ये मैच्योर होती हैं। फॉर्मेशन तो दोनों सेल का कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। टी लिम्फोसाइट फॉर्म्स इन बोन मैरो, फिर लिखना आर मैच्योर्ड इन थाइमस कॉल्ड टी सेल। डिपेंड लिम्फोसाइट और टी सेल, टी सेल क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस एंटीजन। अब टी सेल कितने टाइप की होती है और किस बेस पर इनको डिफरेंशिएट किया गया है? तो जो टी सेल होगी उसके सरफेस पर जो एंटीजन मार्कर प्रेजेंट होंगे, उस बेस पर क्या है, इनको क्लासीफाई किया गया है। तो टी सेल क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस मार्कर, टारगेट सेल एंड फंक्शन। अब देखते हैं कितने टाइप की टी सेल होती है और वो कैसे वर्क करती है। टी सेल होती हैं 4 टाइप की, टी हेल्पर, टीएच भी बोलते हैं इसको, टी सप्रेसर, साइटोटॉक्सिक और मेमोरी सेल। ठीक है, ये 4 तरह की सेल होती हैं। अब मान लो कोई पैथोजन एंटर किया, पहली बार बॉडी में कोई पैथोजन एंटर किया, तो पहली बार जो पैथोजन एंटर किया है, उसके लिए सारा काम कौन करेगा, ये 3 सेल करेंगी। जो पहली बार एंटर हो रहा है पैथोजन, उसके अगेंस्ट सारा काम करेंगी ये 3 सेल और ये बी सेल। ठीक है, ये वाली सेल कब काम करती है, ये जो सेल है वो तो करवाती हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, पीआईआर। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि पहली बार आया, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनवाएंगी वो ये 3 बनवाएंगी। ये सेल काम करती है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में, यानी कि जो पैथोजन पहली बार आया था उसके लिए इन्होंने एंटीबॉडी बना के बॉडी के अंदर तैयार कर दी है। अब सेकंड बार आएगा तो इसका काम है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, उसी पैथोजन का सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अगर क्रिएट होता है तो मेमोरी सेल एक्टिवेट होगी। मेमोरी सेल एक्टिवेट होके क्या करेगी, उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए जो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर तैयार हैं, उनको वहां भेज के और उसको किल करेगी। यानी कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, पहली बार जो पैथोजन आया है, उसके लिए एंटीबॉडी, उसको किल करने में तो टाइम लगेगा क्योंकि उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है। और जब उसी बैक्टीरिया वायरस का सेकेंडरी अटैक जब बॉडी पर होगा, तो उसके लिए एंटीबॉडी तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आने में तो टाइम लगता है, लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में टाइम नहीं लगता, क्योंकि एंटीबॉडी बनी हुई है, उन्हें तो सीधा एक्टिवेट करना है और उसको किल करवाना है। तो मेमोरी सेल काम कब करती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। अब देखते हैं टी हेल्पर सेल क्या काम करती है। टी हेल्पर सेल पर अब हमने देखा था, आगे लिखा था कि इन पर, इनकी सरफेस पर स्पेसिफिक मार्कर होते हैं। तो ये इसकी जो टी हेल्पर सेल है उस पर मार्कर होता है CD4 मार्कर, और टी सप्रेसर और साइटोटॉक्सिक पर होता है CD8 सरफेस मार्कर, और इस पर भी CD8 सरप्रेस मार्कर होता है। तो इनकी जो सरफेस है उन पर मार्कर के अकॉर्डिंग इनको नाम क्लासिफाई किया, इस पर CD4, इन दोनों पर CD8। अब ये टी हेल्पर सेल क्या काम करती है, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, राजा होता है, ठीक है, कहीं अटैक होने वाला है तो राजा खुद थोड़ी जाता है लड़ने के लिए, वो अपनी सेना को ऑर्डर देता है कि आप जाओ इनको मार के आओ। बस वही काम करती है टी हेल्पर सेल, खुद किसी को मारेगी नहीं, ये खुद किसी को नहीं मारती, लेकिन दूसरों को बोलती है कि आप उसको जाके मार के आओ। यानी कि ये दूसरी सेल को एक्टिवेट करती है, दूसरी सेल को बताती है कि अटैक हो चुका है, अब आप अपना काम शुरू करो, अब आप अपनी तैयारी पूरी रखो पैथोजन को किल करने के लिए।
ये खुद कोई काम नहीं कर रही है, इसका काम सिर्फ़ इतना है कि उनको एक्टिवेट करेगी। तो देखते हैं क्या है, स्टिमुलेट एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टी सेल। अब ये क्या करेगी? कोई पैथोजन एंटर हो गया, तो इसका काम है, पहले ये वाले देखते हैं। ये 2 तरह की होती हैं, TH1, TH2। TH1 क्या करेगी? मैक्रोफेज को एंटर करती है, वो सॉरी मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है। TH2 क्या करती है? बी सेल क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो तो सारी बी सेल ही है। IgA, IgD, IgE, IgM, IgG जो भी है वो है तो सारी बी सेल, मारती तो यही एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी किसकी वजह से है? बी सेल की वजह से। तो ये टी हेल्पर सेल क्या काम करती है? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है और बी सेल को स्टिमुलेट करती है कि आप और ज़्यादा एंटीबॉडी बनाओ। और क्या करेगी ये? और ये एक्टिवेट करती है साइटोटॉक्सिक सेल को। साइटोटॉक्सिक सेल भी क्या करती है? कोई बाहर से जो पैथोजन आ रहा है उसको किल करती है। तो ये खुद की दूसरी टाइप की टी सेल को एक्टिवेट करती है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है और बी सेल को एक्टिवेट करती है कि आप एंटीबॉडी बनाओ और उनको किल करो, लेकिन ये खुद किसी को किल नहीं करेगी। तो स्टिमुलेट एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टी सेल। और क्या है? ये मैसेज देती है कि जिससे और ज़्यादा टी सेल प्रोड्यूस हो सके, और ज़्यादा साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस हो सके, और ज़्यादा मैक्रोफेज और बी सेल प्रोड्यूस हो सके। बस इसका काम है इतना सा। फिर है टी सप्रेसर। टी सप्रेसर क्या है? अब क्या है, टी हेल्पर सेल ने मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर दिया है, बी सेल को एक्टिवेट कर दिया है, साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट कर दिया है। अब ये एक बार किल करना इन्होंने शुरू तो कर दिया, लेकिन इनको एक टाइम पर रोकना भी तो है। जब पैथोजन पूरी तरह से किल हो चुका है, तब अगर ये कंटिन्यू वर्क करती रहीं तो ये क्या करेंगी? खुद की बॉडी की जो सेल हैं उनको भी किल करना शुरू कर देंगी। तो उनको जो मैसेज देना है कि अब आप रुक जाओ, तो वो मैसेज कौन देगा? टी सप्रेसर। यानी कि अब जो राजा है वो कोई दूसरा आदमी भेज रहा है कि आप अब सेना को रोक के आओ, अब किसी को किल नहीं करना है, अब नहीं मारना है, सब मर चुके हैं। तो टी सप्रेसर सेल क्या करेगी? ये सप्रेस करती है इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी को, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया तो क्या होगा? जो ये एंटीबॉडी हैं वो खुद की सेल को डैमेज करने लग जाएँगी। फिर उससे फर्दर क्या हो जाएगा आगे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, वो होने लग जाएँगे। तो टी सप्रेसर सेल क्या करेगी? रोकेगी किस-किस को? साइटोटॉक्सिक को, बी सेल को, पैथोजन को मारने वो अगर पैथोजन पूरी तरह से मर चुका है तो खुद की बॉडी की सेल को मारने से रोकने के लिए ये एक्टिवेट होती है। फिर है साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल क्या करती है? जो कि कोई टारगेट सेल है, जो बाहर से कोई पैथोजन आया है, उसको किल करने का काम करेगी। अब ये जो बी सेल हैं उनके साथ करती है, आगे देखते हैं कैसे होगा। फिर है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोवाइड मेमोरी एंड एनामिनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स। एनामिनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दोनों एक ही बात होती है। जब भी वही पैथोजन वापस से एंटर किया है तो ये मेमोरी सेल एक्टिवेट होगी और एंटीबॉडी को भेजेगी जिससे पैथोजन को किल किया जा सके। फिर है बी सेल। बी सेल क्या करेगी? बी सेल कहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं? बी सेल बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती हैं और वहीं ये मैच्योर होती हैं। तो बी सेल आर पार्ट ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। बी सेल ओरिजिनेट एज वेल एज मैच्योर इन बोन मैरो। वहीं तो ये प्रोड्यूस होती हैं, वहीं ये ओरिजिनेट होती हैं, वहीं ये मैच्योर होती हैं। बी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन वाया बी सेल एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जो भी कोई बाहर से पैथोजन आ रहा है, अब देखो ये स्पेसिफिक है, तो हर कोई एंटीजन का रिसेप्टर जो है वो भी स्पेसिफिक होगा। यानी कि जिस एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बनी हुई है, उस एंटीबॉडी पर उस एंटीजन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होंगे, तभी वो किल कर सकती है। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, बाहर से कोई एंटीजन आया, ये एंटीबॉडी है, इन दोनों में आपस में कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी तो ये एंटीबॉडी एंटीजन को किल करेगी। यानी कि इसीलिए स्पेसिफिक होती है कि जो रिसेप्टर होते हैं हर एंटीजन के लिए क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, और वो किस पर प्रेजेंट होते हैं? बी सेल पर। अब बी सेल की कौन-कौन सी एंटीबॉडी होती हैं? 5 टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, IgA, IgD, IgG, IgM और IgG। दीज आर अ ग्रुप ऑफ अ प्रोटीन एंड 5 मेजर टाइप। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ये एंटीबॉडी किसकी बनी है? प्रोटीन्स की बनी है, और ये 5 टाइप की होती हैं। IgA प्रोवाइड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है वो होती है IgA। और ये मिलती कैसे है?
कोलेस्ट्रॉम, जो भी अपन ने बात की थी पैसिव के अंदर, तो ये कोलेस्ट्रॉम से मदर मदर से मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, जब ब्रेस्ट फीडिंग का इनिशिएशन होता है उस टाइम पर ये मिलती है कोलेस्ट्रॉम के थ्रू। आईजीडी, आईजीडी कहाँ मिलती है? बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर। अब बी लिम्फोसाइट देखो यहाँ देखा था ना कि एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, तो मेनली ये जो होती है वो बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। और आईजीई, आईजीई तो सबसे इम्पोर्टेंट मान लो, क्योंकि ये क्या करती है? हाइपर सेंसिटिविटी करती है। यानी कि अगर आईजीजी का ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, यानी कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गई, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो सबसे पहले क्या बनती है? कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है? आईजीजी। और अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती गई तो ये क्या है? जो कल अपन ने एक टाइप देखा था एनाफाइलेटिक शॉक, उसके अंदर क्या है? आईजीजी का ओवर प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है? खुद की बॉडी की सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया जाता है। मेन एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन हाइपर सेंसिटिविटी, जब भी कोई बाहर से कोई एलर्जन आता है तो ये एक्टिवेट होती है। फिर उसके बाद है आईजीजी। आईजीजी क्या करेगी? मेन सर ये जो है आईजीजी सबसे छोटी होती है, तो ये किसी को भी क्रॉस कर सकती है। मेनली ये कहाँ से मिलती है? प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है मदर से। ठीक है, तो मेन सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी इन ब्लड, इट इज कैपेबल ऑफ पासिंग फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू। ये ब्लड से निकल के टिश्यू में, क्योंकि ये सबसे छोटे साइज की होती है तो ब्लड से निकल के टिश्यू में ये इजीली जा सकती है। और प्लेसेंटा के थ्रू भी जो हमें मिल रही है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, वो भी कौन सी होती हैं? दो होती हैं, आईजीजी और आईजीए। आईजीजी कहाँ से मिल रही है? प्लेसेंटा से। और आईजीए कहाँ से मिल रही है? कोलेस्ट्रॉम से। फिर है आईजीएम। आईजीएम क्या करती है? एग्लूटिनेशन जो रिएक्शन होती है तब ये जाके एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है। तो हर कोई एंटीबॉडी है वो पर्टिकुलर किसी एक कंडीशन पर जाके एक्टिवेट होती है। जैसे अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो आईजीई एक्टिवेट होगी, एग्लूटिनेशन का कोई रिएक्शन हो रहा है तो आईजीएम एक्टिवेट होगी। अब जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कैसे आता है वो देखते हैं। तो दो तरीके से होता है, ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। दो तरीके का होगा। कौन सी एंटीबॉडी कौन सा? ये किसकी वजह से होता है? ये बी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। और ये होता है टी लिम्फोसाइट की वजह से। कैसे होगा? जैसे मान लो कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया, तो क्या होगा? सबसे पहले जो है मैक्रोफेज एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, मैक्रोफेज को क्योंकि क्या करेगी? टी सेल करेगी पहले ये सारा काम। टी सेल ने मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गई। या और भी कई तरीके होते हैं, जैसे कोई भी पैथोजन आएगा फटाफट से क्या है? इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा। इन्फ्लामेशन स्टार्ट होते ही क्या है? मैक्रोफेज आ जाएगी। और क्या है? जो एंटीजन के जो फ्रेगमेंट हैं, अब ये मैक्रोफेज काम क्या करती है? मैक्रोफेज काम करती है, मैक्रोफेज क्या करती है? साइटोकाइनिन जो है उनको प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या है? वो अट्रैक्ट करती है किसको? जो एंटीजन है उसको। फिर इसको पकड़ के ये क्या कर लेती है? फेगोसाइटोसिस कर लेती है। इसके अंदर क्या हो रहा है? फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन अपीयर ऑन सरफेस ऑफ मैक्रोफेज। ये कैसे भी करके मैक्रोफेज क्या करती है? जो भी एंटीजन है उनको अपनी सरफेस पे अटैच कर लेती है। ठीक है, फिर क्या है? जैसे ये अटैच हो जाते हैं तो क्या है? एक कॉम्प्लेक्स होता है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्पेसिफिक जीन या स्पेसिफिक ऐसी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं। तो जब भी मैक्रोफेज एक्टिवेट हुई, मैक्रोफेज पर क्या हुआ? एंटीजन अपीयर हो जाता है। एंटीजन के रिसेप्टर होते हैं, वो एंटीजन जो है वो आपके उस पर अडेशन उसका हो गया। फिर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स आता है। अब ये कॉम्प्लेक्स के आते ही क्या है? वो जो प्रोटीन है या फिर वो जो एंटीबॉडी है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसको किल करेंगी। दीज मॉलिक्यूल बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन टी हेल्पर सेल। अब ये क्या करेगी? जो मैक्रोफेज है वो एंटीजन को अपने साथ चिपका के टी हेल्पर सेल के पास जाएगी और टी हेल्पर सेल क्या करेगी? बी सेल को एक्टिवेट। देख लिया था टी हेल्पर सेल का काम क्या है? बी सेल को एक्टिवेट करना। इसने बी सेल को एक्टिवेट किया। बी सेल क्या करेगी? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती जाएगी और वो एंटीबॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा और वो एंटीबॉडी क्या करेगी? इस पैथोजन को किल कर देगी। यानी कि ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है?
कि कोई भी एंटीजन आता है, मैक्रोफेज एक्टिवेट होती है। मैक्रोफेज क्या करती है, उस एंटीजन को अपनी सरफेस पर लगा के टी हेल्पर सेल के पास जाएगी। टी हेल्पर सेल फिर क्या करेगी, बी सेल को एक्टिवेट करेगी और बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी और उस पैथोजन को किल किया जाएगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर एंटर किया तो क्या होता है, वही काम होगा यहाँ पर भी, लेकिन अब यहाँ पर मेन रोल किसका होगा, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल थी उसका होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर किया, मैक्रोफेज इंजेंट दिस एंटीजन एंड ब्रेक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से, ये वाली जो प्रोसेस है, कौन सी वाली जो अपन ने देखी थी, नेचुरल किलर सेल, यानी कि उसमें पोर्स बनाएगी और उसको किल करने का काम करेगी, यहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज इन एसोसिएशन विद एमसीएच एमएससी, यानी कि यही वाला प्रोसेस होगा। वो जो पैथोजन आया है वो वापस से क्या है, मैक्रोफेज की सरफेस पर आया और क्या है, एमसीएच एमएससी एक्टिवेट हुआ। फिर क्या है, अब यहाँ पर तो ये टी हेल्पर सेल के पास गई, बी सेल को एक्टिवेट किया। यहाँ पर ये जो मैक्रोफेज पर जो एंटीजन है वो क्या करेगी, जो मैक्रोफेज है वो जाएगी साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या कर रही थी, किल कर रही थी। अब ये डायरेक्ट किल कर देगी। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो एक्टिवेट होगी और वो वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कर देगी। देखो दोनों सेल ने किल किया, टी सेल में तो केवल साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो किल कर रही है और यहाँ पर बी सेल क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है। लेकिन इनिशिएशन, मारने की स्टार्टिंग, उनको घेरने की स्टार्टिंग दोनों में ही कौन कर रहा है, मैक्रोफेज कर रही है। दोनों में ही स्टार्टिंग कौन कर रहा है, दोनों के पास ही मैक्रोफेज जा रही है, चाहे वो बी सेल के पास लेके जा रही है उस पैथोजन को, चाहे वो टी सेल के पास लेके जा रही है। अगर वो टी सेल के पास लेके जा रही है तो उसको सेलुलर बोल दिया, और वो बी सेल के पास लेके जा रही है तो उसको ह्यूमोरल बोल दिया। दोनों में अल्टीमेटली होना क्या है, पैथोजन को किल करना है, यही इनका मेन मोटिव है। तो ये है